वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 12 मई 2021 है और दिन है वेंसडे। आज हमारे टेबल के ऊपर 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो लेट्स क्विकली मूव ऑन। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, सिर्फ आपके लिए स्टडी आईक्यू लेकर आया है एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स के इंटरेस्टिंग फीचर्स, सब्जेक्ट्स, डेमो वीडियोस, सारी चीज़ें आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। यू कैन ऑल्सो विजिट studyIQ.com, ये हमारी वेबसाइट है। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। क्विकली देख लेते हैं हेडलाइंस को। कैबिनेट सेक्रेटरी ने कोविड-19 सिचुएशन को रिव्यू किया है और ये भी कहा है कि जो सेकंड डोज वाले लोग हैं, जिनको सेकंड डोज देना है, तो उनको टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए। हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना यह है कि एक डिक्लाइन हमें नए केसेस में देखने को मिल रहा है, सो दैट्स अ गुड साइन। टोटल हमारे देश में 17 करोड़ 51 लाख कोविड वैक्सीन के डोजेस दिए गए हैं। अब देखेंगे कि हर रोज़ लगभग 25 लाख जितने डोजेस जो है वो दिए जाते हैं। ये 17 करोड़ 51 है, कल 17 करोड़ 75 80 के आसपास कुछ होगा। बिहार गवर्नमेंट ने 1,000 करोड़ रुपए जो हैं वो दिए हैं फॉर 18 to 44 की एज ग्रुप के जो लोग हैं, एडल्ट्स हैं, तो उनको फ्री वैक्सीनेशन मिले, इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए जो हैं वो बिहार सरकार ने एलोकेट किए हैं। यूएसए अप्रूव्स कोरोना वैक्सीन फॉर 12 to 15 ईयर्स एज के जो बच्चे हैं उनके लिए भी यूएसए ने एक अप्रूवल दे दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 45,000 वेल्स टोसिलीजुमाब एक कोविड ट्रीटमेंट में, जब आप कोई बीमार हो जाता है, कोविड से इन्फेक्ट हो जाता है, उसके बाद जो ट्रीटमेंट दी जाती है, तो उसके साथ जुड़ी हुई एक दवाई है। एनएचआरसी ने एक वर्चुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज की है टू असेस के कोविड पेंडेमिक की रियलिटी और ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये सारी चीज़ों को देखने के लिए। फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये बताया है कि जो G7 की मीटिंग होने वाली है यूके में, तो प्राइम मिनिस्टर साहब फिजिकली इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे। वर्चुअली होप प्राइम मिनिस्टर साहब इस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्य को ये कहा है कि आप मेक श्योर करें कि कोई भी डेड बॉडीज़ जो हैं वो गंगा नदी में या फिर किसी भी नदी में जो हैं वो बहाए नहीं। दिस इज़ वेरी डेंजरस, ये बहुत डेंजरस है दूसरे लोगों के लिए भी। इंडिया और स्विट्ज़रलैंड के बीच में एक फाइनेंशियल डायलॉग कंडक्ट किया गया। दिस वाज द 4th इंडिया स्विस फाइनेंशियल डायलॉग। ये वर्चुअली हेल्ड किया गया था। यूनाइटेड नेशंस का कहना यह है कि भारत की इकोनॉमी जो है वो 2022 में वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी होगी। और दुखद खबर ये आ रही है कि रशिया में एक कज़ान सिटी है, कज़ान सिटी में एक स्कूल के बाहर एक शूटिंग हुआ है और इसमें 8 लोगों की जान चली गई है। और यूएसए में जो रैंसमवेयर, कल हमने इसके बारे में विस्तार से चर्चा भी की थी, तो जो रैंसमवेयर अटैक हुआ है, तो इसकी वजह से गैसोलीन यानी कि वहाँ पर जो पेट्रोल है तो उसके सप्लाई में एक डिस्ट्रप्शन देखने को मिला है। आपने कल अंकित अग्रवाल का एक वीडियो ज़रूर देखा होगा जिसमें चाइना ने बांग्लादेश को ये धमकी दी है कि आप क्वाड जो हैं उसको ज्वाइन मत कीजिएगा, वरना फिर आपके लिए एक एक बहुत ही बुरी बात होगी। एक वार्निंग दी है कि डोंट ज्वाइन क्वाड। तो फॉरेन मिनिस्टर जो है डॉक्टर मोमेन, तो उन्होंने कहा है कि चाइना के एम्बेसडर की ये जो बात है ये प्रिजम्पशियस है। और कट इन वैक्सीनेशन कोटा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बताया कि अगर आपके वहाँ पर आपके राज्यों में ज़्यादा वैक्सीनेशन का वेस्टेज होगा और अगर आप टाइम पर लोगों को वैक्सीनेट नहीं करेंगे तो फिर आपका जो कोटा है उसको कट डाउन किया जाएगा। फाइनेंशियल न्यूज़ की बात करें तो जो समर कैटेगरी की चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि एयर कंडीशनर्स हैं, एयर कूलर्स हैं, फिर कोल्ड बिवरेजेस, आइसक्रीम, राइट, ये सारी चीज़ें, रेफ्रिजरेटर्स, ये सारी चीज़ों की डिमांड जो है वो कम हुई है। लास्ट ईयर जो सिचुएशन थी अप्रैल मई 2019 के साथ
आप अप्रैल में 2020 के आंकड़ों को देखें और ये जो आंकड़ा है 2021 का देखें, तो ये दोनों आंकड़े सेम लगते हैं। जो लॉकडाउन के टाइम पर सिचुएशन थी लास्ट ईयर, वही सिचुएशन हमें इस साल देखने को मिलती है, खास करके इन सारे प्रोडक्ट्स में। और दोनों जगह पर, रूरल और अर्बन एरिया में, इन सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो काफ़ी कम हुई है, क्योंकि लोग जो हैं वो सर्दी ज़ुकाम ये सारी चीज़ों से बचने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम और इन सारी चीज़ों का कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं। Consumers log on to e-commerce platforms for non-essential आइटम्स के लिए लोग जो हैं वो ऑनलाइन ख़रीदी कर रहे हैं। और बहुत सारे राज्यों में सिचुएशन ये है कि सिर्फ एसेंशियल आइटम्स को ही आप ऑनलाइन बेच सकते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु हैं, दिल्ली, हरियाणा, ये सारे कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं कि आप सिर्फ एसेंशियल आइटम्स को ही ऑनलाइन बेच सकते हैं। कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, बुक्स हो गई, कपड़े हैं, ये सारी चीज़ें भी आप बेच सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये डिस्ट्रप्शन जो है, इसकी वजह से इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान होगा। और यही बात हमें नोमुरा का जो लेटेस्ट फाइंडिंग है, नोमुरा जो है, नोमुरा इंडिया बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स, NIBRI, ये जो निब्री है, तो इसमें भारत के बिजनेसेस की एक्टिविटी की स्पीड क्या है, ये वीकली बेसिस पर देखा जाता है। और इसमें पता चला है कि जो स्पीड है वो कम हुई है हर एक क्षेत्र में। तो ये इकोनॉमी के लिए एक दुखद खबर है। अब बात करते हैं ओपिनियन एडिटोरियल्स के बारे में। वैक्सीन रोल आउट, इकोनॉमिक टाइम्स का एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। हमारे देश में हमें चाहिए कि हम हर रोज़, एवरी डे 9 मिलियन यानी कि 90 लाख, राइट, 90 लाख लोगों को हर रोज़ वैक्सीनेट करें। अगर हम इस स्पीड से वैक्सीनेट करेंगे लोगों को, तो सितंबर अक्टूबर तक, जब तक विंटर सीजन की शुरुआत होगी, तब तक हम हमारे देश के सभी एडल्ट्स को इनोक्यूलेट कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल आंकड़ा जो है ये 90 लाख की आवश्यकता है, इसका 1/3 भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं 1/3 को भी अचीव करने में। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, 25, 23, 20 से 25 लाख एवरी सिंगल डे, 20 से 25 लाख डोजेस जो हैं वो हर रोज़ दिए जाते हैं। इसको हमें मल्टीप्लाइड बाय 4 करना होगा, तब जाकर हम ये आंकड़ा अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पर ट्वीक्स की बात बताई, क्या क्या ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे वैक्सीन रोल आउट को हम इम्प्रूव कर सकें। इसके बाद भी एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, लेकिन पहले ये देख लेते हैं। इसमें कुछ सिंपल फंडे हमें दिए हैं। फॉर एग्जांपल, कोविन ऐप जो है, इसको और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली और ज़्यादा स्टेबल बनाया जाए। फ़िलहाल सिचुएशन ये है कि लॉगिन की जो खिड़की है, जब भी वो खुली जाती है, तो 5 मिनट के अंदर एक शहर के सारे सेंटर्स जो हैं वो बुक हो जाते हैं। जस्ट इमेजिन कि एक बड़े शहर के सारे सेंटर्स 5 मिनट में बुक हो जाते हैं, तो फिर यू हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट डे, और फिर नेक्स्ट डे भी अगर आपकी बारी में, ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 1 मई से कोशिश कर रहे हैं। टुडे इज़ 13 मई, इज़न्ट इट, और आज भी उनका नंबर जो है वो 12 मई है, सॉरी, तो आज भी उनका नंबर जो है वो नहीं आया है। लगभग 2 हफ्ते होने को है। अपॉइंटमेंट सिस्टम जो है उसको हम पासपोर्ट में, जैसे ये अपॉइंटमेंट सिस्टम है, आपको एक फ़िक्स टाइम दिया गया है, इज़न्ट इट। जब आप पासपोर्ट की अपॉइंटमेंट में जाते हैं तो आपको एक वक्त दिया जाता है कि ये पर्टिकुलर टाइम में आपको आ जाना है। तो अगर ऐसी स्पेसिफिक अगर अपॉइंटमेंट्स दी जाए तो वैक्सीनेशन सेंटर पर कंजेशन भी कम होगा। दूसरी चीज़ें, लॉन्ग वेट टाइम जो है, ये 2-2 घंटे का जो स्लॉट दिया जाता है कि आप 9 से 11, तो अब ये 2 घंटे के अंदर आप कभी भी जा सकते हैं। तो दिस इज़ यहाँ पर फिर भीड़ हो जाती है। हर कोई जो है वो सुबह 9 बजे वहाँ पर पहुँच जाता है, और फिर एक वक्त के बाद जब एक सेंटर में 200-300 लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं, तो वंस दैट प्रोसेस इज डन, तो फिर 1-2 घंटे तक वो वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो खाली रहता है। तो इट इज़ बेटर कि हम छोटे छोटे दूसरे जो सेंटर्स हैं, जैसे कि हेल्थ सेंटर्स हैं, बैंक्वेट हॉल्स हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस जो अभी बंद हैं, तो इनको भी हम ऐसे वैक्सीनेशन डिलीवरी सेंटर में तब्दील कर सकते हैं। फिर एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके पास कुछ वैक्सीन्स बची हुई हैं, राइट, तो ये वेस्ट ना हो, तो इट इज़ बेटर कि आप वॉकिंग्स को भी एक्सेप्ट करें कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा। अगर लेट्स से आपके पास 15 लोगों को देने का डोज है, तो सबसे पहले आने वाले 15 लोगों को आप बुला लीजिए अंदर, एंड दैट्स इट, इट विल बी डन।
ऐसे भी हम वैक्सीन को बचा सकते हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकते हैं। और शॉपिंग आवर्स जो कम की गई है, तो दिस इज़ नॉट ए राइट स्ट्रेटजी। बहुत सारी जगहों पर क्या है कि सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक, कई जगहों पर ऐसा है 10 से 2 बजे तक दुकानें खुली रहती है, बाकी के टाइम पर दुकानें बंद रखनी है। अब इससे क्या होता है कि क्योंकि एक छोटा सा 4 घंटे का ही विंडो है, तो हर कोई जो है वो इस 4 घंटे में दुकानों के आसपास या फिर दुकानों में से सामान खरीदने के लिए जाएगा। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि भले ही थोड़ी आवर्स आप इंक्रीज़ कर दें, लेट्स से 6 घंटे कर दें, 8 आवर्स कर दें, लेकिन दुकानों के बाहर जो पहले सर्कल्स थे वही स्ट्रिक्ट सर्कल्स को लोग फॉलो करें, एक के बाद एक आए। ऐसी सिचुएशन जो है, अगर दुकानदारों को यह बताया जाए कि 3 से ज़्यादा कस्टमर्स जो हैं वो नहीं होने चाहिए, तभी आप चीज़ों को सॉल्व, सोशल डिस्टेंसिंग में अगर खड़े रहते हैं तो फिर आई डोंट थिंक सो देयर विल बी एनी प्रॉब्लम। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हम उठा सकते हैं। अब ये वाला आर्टिकल जो है, ये भी इकोनॉमिक टाइम्स का एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इसमें भी स्टार्टिंग में यही बताया है कि हमें थर्ड वेव को अगर रोकना है तो हमें 900 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट करना होगा बिफोर विंटर। तो इसके लिए हमें 9 मिलियन डोजेस पर डे चाहिए। फिलहाल अवेबिलिटी है 2.3 मिलियन डोजेस की। तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। विंटर से पहले हमें 900 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट करना होगा। तो इसके लिए ऑफ कोर्स वैक्सीन के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने की आवश्यकता है। लेकिन क्या सिर्फ वैक्सीन के प्रोडक्शन से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? द आंसर इज़ नो। देखिए, वायरस जो है ये म्यूटेट होता है। म्यूटेट यानी कि ये अपना रंग रूप जो है वो थोड़ा थोड़ा बदलता है। ये हर एक वायरस के साथ ऐसा होता है। पिछले कई दशकों से हम HIV के वायरस से स्ट्रगल कर रहे हैं। इसका शेप जो है वो बदलने की जो टेंडेंसी है वो काफ़ी गज़ब की है। अब लकीली कोरोना वायरस जो है वो HIV एड्स का जो वायरस है उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन फिर अगर हम इसको ओपनली स्प्रेड होने दें, अगर ये नए नए लोगों के अंदर स्प्रेड होता रहा, थर्ड वेव फोर्थ वेव वैसे आती रही, तो हो सकता है कि फ्यूचर में ये वायरस भी ऐसा एक कॉम्प्लेक्स वायरस बन जाए। अभी हमने देखा कितने सारे अलग अलग वेरिएंट्स हैं, इसलिए अभी WHO ने भी ये बताया कि इंडियन वेरिएंट जो है ये ग्लोबल कंसर्न है। देन यू हैव दिस ब्रिटिश वेरिएंट एज वेल, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट हैं, ब्राज़ीलियन वेरिएंट है, तो ऐसे दूसरे अलग अलग वेरिएंट्स भी हैं। तो अब हमें चाहिए कि हम ज़्यादा वैक्सीन्स भी प्रोड्यूस करें और इसी के साथ साथ हम ज़्यादा नई प्रकार की वैक्सीन्स को प्रोड्यूस करें, नई टेस्टिंग किट्स को प्रोड्यूस करें, ताकि हम जल्द से जल्द वायरस को डिटेक्ट कर सके, एक्यूरेटली डिटेक्ट कर सके। इस चीज़ के ऊपर भी हमें फोकस करना चाहिए, इसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिलहाल सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो है वैक्सीन प्रोडक्शन के ऊपर, बट दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। वैक्सीन प्रोडक्शन के साथ साथ नई वेराइटीज़ जो आ रही है वायरस की, तो उसको टैकल करने के लिए भी हमें नए वैक्सीन की आवश्यकता होगी और नई टेस्टिंग किट्स की भी आवश्यकता है। इसके साथ साथ दवाई भी चाहिए हमें। वैक्सीन इज़ लाइक प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव इज़ मेडिसिन, कि अगर किसी को कोविड हो गया तो उसको लेकर कोई एक पर्टिकुलर दवाई या रेमडेसिविर और ये सारी चीज़ों की साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए ऑफ कोर्स पेटेंट जो है उसको रिमूव करना होगा। लेकिन पिछले कई दिनों से जो हम बात कर रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो नहीं चाहती हैं कि वो ईजिली ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी कर दे, क्योंकि उनको चाहिए सुपर प्रॉफिट। आई होप अब ये आपका लेवल इतना तो हो गया है, ख़ास करके वे सारे रेगुलर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर यू नो व्हाट सुपर प्रॉफिट इज़, राइट। लेकिन अगर कोई नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछले 5-6 दिनों से इस सीरीज़ को फॉलो करने की शुरुआत की है, तो आई बिलीव कि आपको पता अब चल गया होगा व्हाट इज़ सुपर प्रॉफिट, इज़ इट। कि नॉर्मल प्रॉफिट, ये रॉयल्टी से भी, ये जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज हैं ये रॉयल्टी से भी पैसे कमाएगी, लेकिन सुपर प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी। तो फिलहाल ये सुपर प्रॉफिट कमाने का वक्त नहीं है। फिलहाल आप प्रॉफिट में रह रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग आई बिलीव। और इसको सॉल्व करने के लिए भारत की सरकार को भी कुछ बदलाव करना पड़ेगा। जैसे USA ने क्या किया था, मैंने आपको बताया था कि USA हैं, फिर जर्मनी है, UK है, ऐसे कुछ डेवलप्ड देशों ने ऑलरेडी एडवांस में पैसा दे दिए थे। USA ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए थे ये एस्ट्राजेनिका और दूसरी कंपनीज को, और कहा था कि जब भी आपको वैक्सीन मिल जाए आप हमें इतनी वैक्सीन्स प्रोवाइड कर दीजिएगा, राइट। वैक्सीन मिलने से पहले
उन्होंने ये पैसे दे दिए हैं, क्योंकि वैक्सीन प्रोडक्शन जो है एक बहुत ही रिस्की बिजनेस है। क्या आपको पता है कि हमारे जो आदर पूनावाला हैं, SII के जो चीफ हैं, उन्होंने $150 मिलियन खुद के पैसे इन्वेस्ट किए, और फिर कुछ पैसे उनको गेट्स फाउंडेशन में से मिले, तब जाकर ये एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जब बन गई, और उसके बाद ये प्रोडक्शन करना पॉसिबल हुआ उनके लिए। तो यू नेवर नो, आप वैक्सीन जब प्रोड्यूस करने बैठते हैं तो आपको पता नहीं रहता है कि आपको रिजल्ट मिलेगा ही। आपकी कंपनी फेल भी हो सकती है, आपको वैक्सीन ना भी मिले, तो वो जो लॉस है वो लॉस कौन उठाएगा? तो ऐसे रिस्क ना हो, एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज़, भारत सरकार क्या कर सकती है कि भारत सरकार जो है, हमारे जो इंडियन बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में अलग अलग जगहों पर अलग अलग लैब्स में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए एक हम ऑफ़र निकाल सकते हैं। ऐसे लोग, राइट, ऐसे बायोटेक्नोलॉजिस्ट जिनको जिनके अंदर एक एंटरप्रेन्योर ड्राइव भी है, वो खुद की एक कंपनी सेटअप करना चाहते हैं, वो एक अच्छी जॉब कर रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, बट स्टिल अब उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, और एक वक्त के बाद व्यक्ति को लगता है कि चलो मैं खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट करूं। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए कि आप हमारे देश में आ जाइए, भारत वापस आ जाइए, राइट। आपको स्टार्टअप सेटअप करने का पूरा सपोर्ट जो है वो भारत सरकार प्रोवाइड करेगी। आपको पैसे चाहिए, डायरेक्टली पैसे जो हैं वो सरकार प्रोवाइड करेगी। आप वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन कीजिए, यहाँ पर नई वैक्सीन्स की रिसर्च की शुरुआत कीजिए, सारे पैसे जो हैं वो सरकार आपको प्रोवाइड करेगी। तो बेसिकली इट्स लाइक ब्रेन गेन। जो पहले एक दिन ऐसा था जब ब्रेन ड्रेन हो गया, कि एक व्यक्ति ने पूरी पढ़ाई लिखाई भारत में की, उसके बाद वो दूसरे देश चला गया, वहाँ पर अच्छा करियर सेट है, तो दिस इज़ लाइक ए ब्रेन ड्रेन फॉर अस। लेकिन अब जो हम करेंगे, दिस विल बी ब्रेन गेन फॉर अस, कि अब ये भारत का व्यक्ति जो यहाँ पर जन्म हुआ, जिसने यहाँ पर पढ़ाई लिखाई की, अब वो दूसरे देश में 1 दशक से 2 दशक से वहाँ पर काम कर रहा है, और ये व्यक्ति जो हैं, इतना एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति, हाईली स्किल्ड व्यक्ति को वापस भारत आने का मौका मिल रहा है, और सारा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, पैसे, एवरीथिंग, राइट। तो दिस विल बी ए बिग ब्रेन गेन, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये आप टेक्नोलॉजी से नहीं, इंसान ही वो टेक्नोलॉजीज़ या फिर वो दवाई बनाते हैं, और उसके बाद ही इवेंचुअली तो ह्यूमन बींग्स ही बनाते हैं ना सारी चीज़ें। तो सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो दैट इज़ योर skills, that is your brain gain, तो वी कैन यूज दिस थिंग। और एक वक्त आएगा, लेट्स से कि आपने पूरी फैक्ट्री की, एक प्रश्न शायद आप ना सोचे, बट आई विल टेल यू, लेट्स से कि आप वापस आ गए, आपने पूरा प्लांट और सारी चीज़ें फटाफट सेटअप की, और आपने नए वेरिएंट्स के लिए भी नई वैक्सीन्स बना ली, सारी चीज़ें हो गई। अब 2-3 सालों के अंदर सारे ये कोरोना वायरस का चैप्टर ख़त्म हो गया, उसके बाद आप क्या करेंगे, राइट? उसके बाद आपकी कंपनी क्या प्रॉफिट बना पाएगी, लॉस होगा? तो वो टाइम जो है, एक बार ये वेव और पेंडेमिक ख़त्म हो जाए, उसके बाद भी आपका एक लॉन्ग टर्म का करियर जो है, और यहाँ पर एज एन एंटरप्रेन्योर आप रहें, तो ये रिस्क भी भारत को उठाना पड़ेगा। ये अगर पैसे चाहिए या फिर सपोर्ट चाहिए, तो ये भी प्रॉमिस सरकार को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स वो जो व्यक्ति है वो भी उतनी ही मेहनत करेगा, या फिर उनकी जो पूरी टीम है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब पेंडेमिक ख़त्म, अब हमारा आपका कोई काम नहीं है ना, अब यू कैन डू वॉट एवर यू लाइक। नहीं, ऐसा नहीं है, उनको फिर भी सपोर्ट प्रोवाइड करना। अगर ऐसी चीज़ हम करेंगे तो आज नहीं, फ्यूचर में भी जब भी ऐसी कोई पेंडेमिक, इनफैक्ट फ्यूचर में ऐसा कोई पेंडेमिक आएगा, तो ये सारे इंसिडेंट्स जो हैं, ये सारे गुड एक्सपीरियंसेस जो हैं, वो आने वाली जनरेशन को भी काफ़ी काम आ सकते हैं। डोंट डाइल्यूट ग्रीन सेफगार्ड्स, हिंदुस्तान टाइम्स का ये एक एडिटोरियल है। अब लास्ट वीक एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं, उनको ये अनुमति दी है कि आप सेल्फ सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आप लेट्स से कोई चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और अगर आप लेट्स से 50% से कम, आप 100 चीज़ें हर रोज़ पैदा कर रहे हैं, अब आप अपनी कैपेसिटी को एक्सपांड कर रहे हैं, आप 149 अब प्रोड्यूस करेंगे,
तो फिर आप सेल्फ सर्टिफिकेशन जो है आप ले सकते हैं, मीन्स खुद आप अपने आप को सर्टिफिकेट कर सकते हैं। आपको कोई एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी जो इंक्रीज्ड कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी वो 50% से, जो आप कर रहे थे 100 कर रहे थे, अब 49 कर रहे हैं, अगर 151 करेंगे तो फिर आपको एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की आवश्यकता होगी। 149 है तो फिर आवश्यकता नहीं होगी। तो जो 2006 टू 2016 2020 का जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का जो नोटिफिकेशन था, उसी चीज़ को यहाँ पर दूसरे ऐसे सेक्टर्स के ऊपर भी सरकार ने एक्सपांड किया है, जिसमें कोल वॉशिंग है, मिनरल प्रोसेसिंग, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, सिंथेटिक केमिकल्स, पेंट केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, शुगर एक्सेट्रा। अब ये सारे जो क्षेत्र हैं, ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी एनवायरमेंटल फुटप्रिंट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। एनवायरमेंटल फुटप्रिंट यानी कि ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्होंने अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन या फिर एनवायरनमेंट को डैमेज पहुंचाने वाली चीज़ें जो हैं वो ये सेक्टर्स सबसे ज़्यादा करते हैं। अब इनको भी ये अनुमति दी गई है कि आप 50% तक, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, तो इनको ये परमिशन दी गई है। द प्रॉब्लम विथ इट इज़ कि ये एक राइट डिसीजन नहीं है। अगर नॉर्मल कोई इंडस्ट्री है जो ना के बराबर डैमेज करती है, उनको अगर अनुमति मिल रही है तो दैट्स एक्सेप्टेबल। लेकिन जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट जिनकी है, बहुत हेवी कार्बन फुटप्रिंट है, बहुत ही थिक कार्बन फुटप्रिंट है, ऐसी कंपनीज को ऐसी परमिशन नहीं देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अंडमान वाटर एरोड्राम प्रोजेक्ट जो हैं, ये वाटर एरोड्राम प्रोजेक्ट को जब स्टार्ट करने की शुरुआत हुई तो उसका जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया गया, तो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ जो हैं उनको भी, जब एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है तो लोकल कम्युनिटीज़ भी अपनी आवाज़ उठा सकती है, लोकल कम्युनिटीज़ भी अपने पॉइंट्स जो हैं वो सामने रख सकती हैं। और यही हुआ अंडमान वाटर एरोड्राम प्रोजेक्ट में। लोकल कम्युनिटीज़ ने ये ढूंढकर सामने चीज़ें रखी कि भाई आपका ये जो टर्मिनल एक्सपांड करने का प्लान जो है, इससे मैनग्रूव्स जो हैं ये अफेक्ट होंगे। मैनग्रूव्स जो हैं एक नेचुरल ग्रीन बैरियर्स की तरह काम करते हैं, और आप इनको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो फिर इससे एनवायरनमेंट के ऊपर एक इम्पैक्ट आएगी। और ये चीज़ जो है वो फिर मिनिस्ट्री पैनल ने देखी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन इसी के साथ साथ वी हैव टू मेक श्योर कि किसी भी प्रकार की शॉर्टकट्स को हम शॉर्टकट वाला जो रास्ता है उसके ऊपर ना चले। एनवायरनमेंट और इकोनॉमी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। एयरपोर्ट बना देंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा, हमें एयरपोर्ट्स चाहिए भी, लेकिन उन लोकेशंस के ऊपर हमें सेटअप करना होगा जहां पर कम से कम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चाबहार पोर्ट। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो पोर्ट है, ईरान का ये वाला पोर्शन जो है, यहाँ पर एक पोर्ट है जिसका नाम है चाबहार पोर्ट। भारत ने इसको डेवलप किया है। और कल हम बात कर रहे थे CPEC के बारे में, मैंने ग्वादर पोर्ट भी आपको दिखाया था, तो ये रहा ग्वादर पोर्ट, राइट। हमने पूरा CPEC देखा था। तो आप देख सकते हैं चाबहार पोर्ट ग्वादर पोर्ट से इतना दूर नहीं है ना। वाई वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग, बिकॉज फॉरेन मिनिस्टर जो हैं ईरान के जावेद ज़ारिफ साहब ने ये कहा है कि चाइना वांट्स टू प्ले ए रोल इन चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट। आज तक जो पोर्ट भारत और ईरान दोनों के लिए जो इम्पोर्टेंट था, जो पूरा भारत की मदद से डेवलप हुआ है, अब यहाँ पर चाइना भी आना चाहता है। और ये एक प्रकार से ईरान का सिग्नल है कि भाई चाइना यहाँ पर आना चाहता है और हमें कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। तो जस्ट इमेजिन कीजिए ऐसी सिचुएशन के पाकिस्तान, ईरान और टर्की, ये तीनों जगह पर अब चाइना जो है वो एक्सपांड होते जा रहा है। इंडिया ईरान चाबहार प्रोजेक्ट जो है ये ग्वादर पोर्ट का एक जवाब था। चाइना ने यहाँ पर ग्वादर डेवलप किया तो भारत ने ये चाबहार डेवलप किया। तो ये हमारे लिए ये चाइना के खिलाफ एक जवाब था। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ये कहते हैं कि चाइना, ये चाबहार जो है ये सभी के लिए हैं और ये कोई ग्वादर के खिलाफ वाला कोई प्रोजेक्ट नहीं है, हम तो अफ़गानिस्तान की मदद करना चाहते हैं और ये सारी चीज़ें। तो ऐसी बातें ईरान क्यों कर रहा है?
उसके पीछे क्या ईरान का फॉल्ट है? जहाँ तक मेरी समझ है सिर्फ ईरान का यहाँ पर फॉल्ट नहीं है, भारत का भी उतना फॉल्ट है। 2019 में जब यूएसए ने भारत के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया तो भारत ने ईरान से ऑयल ख़रीदना बंद कर दिया। अब ईरान हमें बहुत ही हमारी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर हमें ऑयल प्रोवाइड करता था, बदले में रुपीज़ भी एक्सेप्ट करता था, बदले में दवाई और चावल भी एक्सेप्ट करता था, बार्टर सिस्टम टाइप ऑफ सिचुएशन भी चलती थी। तो इतना एक अच्छा डेस्टिनेशन था फ्यूल का, तो वहाँ से हमने ऑयल ख़रीदना बंद कर दिया यूएसए के प्रेशर में आकर, और इसकी वजह से दिल्ली और तेहरान के जो रिलेशनशिप हैं उसमें थोड़ी बहुत क्रैक्स हमें देखने को मिली। ईरान का जो भरोसा है भारत के ऊपर वो थोड़ा हिल डुल गया है उसकी वजह से। चाइना ने इस बात का फ़ायदा उठाया। चाइना ने एक लॉन्ग टर्म के लिए रीजनेबल प्राइस पर ईरान से ऑयल खरीदने की शुरुआत कर दी। अब चाइना जो है ये ऑलरेडी यहाँ पर ग्वादर पोर्ट में तो चाइना है ही। कल हम बात भी कर रहे थे कि कैसे इसका मिलिट्री उपयोग भी किया जाएगा। अब चाबाहर पोर्ट में भी यहाँ पर आ जाएगा चाइना, और फिर यहाँ पर भी फ्यूचर में मिलिटराइजेशन इसका कर सकता है। और ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और कोई भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन सिर्फ इकोनॉमिक पर्पस के लिए नहीं होता है। इकोनॉमिक पर्पस के लिए जब होता है तब आप उसमें उसकी रक्षा के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए यू विल ऑफ कोर्स क्रिएट वहाँ पर मिलिट्री भी आप सेटअप करेंगे। अगर कोई आप पुराने अलग अलग हिस्ट्री जब आप पढ़े तब यू विल फाइंड दिस थिंग कि बड़े बड़े जो राज्य थे तो उसके पूरे टेरिटरी के जो कोर एरिया था तो उसके बाहर एक बड़ी सी एक दीवार होती थी। क्यों? क्योंकि आप इस कोर एरिया की रक्षा करना चाहते हैं। आपका अगर घर है तो यू विल क्रिएट ए फेंस, इजंट इट? क्यों? क्योंकि अगर गेट खुला रहेगा तो कोई भी जानवर जो है वो आपके गार्डन में आ सकता है और आपका गार्डन जो है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इकोनॉमिक लोकेशंस जो होते हैं, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, वो सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए नहीं, मिलिट्री के लिए भी इसके इस्तेमाल किए जाते हैं। चाइना में ऑलरेडी ये ईस्टर्न और साउथ चाइना सी में जो इश्यूज़ चल रहे हैं, यहाँ पर जो पूरा इश्यू, ये पूरे रीजन में जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं, तो चाइना के लिए तो ये एक शॉर्टकट हो जाएगी कि ये पूरा रीजन जहाँ पे ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है, ये वाला रीजन, राइट, फिर ट्रेडिंग के लिए इंडियन ओशन वाला पोर्शन, तो सारी चीज़ें ग्वादर से फिर ईरान से इस रूट से आप दूसरे देशों तक भी पहुंच सकते हैं। एज यू कैन सी आई एम बीइंग वेरी ब्रीफ हियर, राइट। इसकी और डिटेल्स में भी हम जा सकते हैं, बट मैं आपको बड़े बड़े पॉइंट्स दिखा रहा हूँ कि ये CPEC वाला रीजन तो है ही, ये कनेक्टिविटी है। फिर यहाँ से आपको कोई सामान, यहाँ पर ईरान से ऑयल और सारी चीज़ें यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से सारी चीज़ें जो हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर आ सकती हैं, और अफ़गानिस्तान के इस पोर्शन में या फिर तुर्कमेनिस्तान और दूसरे रीजन तक भी पहुँचना है तो भी चाइना के लिए ये वाला रूट ईजी हो जाएगा। यहाँ पर पूरा इंडियन ओशन और सारी चीज़ों ये इतने सारे चैलेंजेस उठाने से तो अच्छा है कि ये शॉर्टकट का इस्तेमाल हो। तो चाइना ने काफ़ी समझदारी से और बहुत ही शातिरता से चाइना ने कराची, ग्वादर और चाबाहर, अब ये तीनों 365 किलोमीटर का जो पूरा बेल्ट है वो धीरे धीरे चाइना के कंट्रोल में आता जाएगा। और यूएसए जो है वो उतना अब यूएसए के अलग अलग जगहों पर नेवल बेसिस हैं, तो अब चाइना भी अलग अलग जगहों पर नेवल बेसिस एक्सपांड कर रहा है। आज का लास्ट आर्टिकल है इवेल्युएट द लद्दाख क्राइसिस कीपिंग चाइना एट बे। दोनों देशों के बीच में जो स्टैंड ऑफ हुआ है उसके बारे में हमने क्लियरली ये बात बता दी है। पहले ऐसी सिचुएशन थी कि पहले हम ये मानते थे कि भाई दोनों देशों के बीच में जो रिलेशनशिप हैं वो अगर मीन्स प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं रिलेशनशिप में, बॉर्डर एरिया में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो इसकी वजह से ओवरऑल रिलेशनशिप डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। लेकिन अब हमारे एस जयशंकर साहब ने क्लियरली बता दिया है कि अगर बॉर्डर रीजन क्वाइट नहीं रहा तो पूरा ओवरऑल रिलेशनशिप जो है वो भी अच्छा नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ कि लद्दाख क्राइसिस जो है वो हमारे लिए 3 नए लेसन्स प्रोवाइड करती हैं। पहला यह है कि भारत ने हमारी एरिया के अंदर जब चाइना आ गया तो भारत ने क्या किया, भारत ने इम्पोर्टेंट लोकेशंस के ऊपर चढ़ाई कर ली। तो इसकी वजह से चाइना जो है वो उसका जो एक अपर हैंड था वो इतना ज़्यादा नहीं रहा, इसलिए हमने कुछ ऐसे लोकेशंस के ऊपर
हमारी बंदूकें तान दी थी हमने वहाँ पर, हम हमारे सोल्जर्स वहाँ पर पहुँच गए। तो फिर सिचुएशन ये हुई कि चाइना के लिए एक वीक पोजीशन हो गई कुछ लोकेशंस के ऊपर, सभी नहीं, कुछ लोकेशंस के ऊपर। दूसरी चीज़ कि चाइना को अगर आप इकोनॉमिकल नुकसान पहुंचाएंगे, मटेरियल कॉस्ट, तो उतना उनका बजट ज़्यादा है, उनके पास ज़्यादा पैसे हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन पॉलिटिकल कॉस्ट जो है, चाइना का नाम खराब होगा, ग्लोबल प्लेयर्स मिलकर चाइना के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तो ये सारी चीज़ों से चाइना जो है वो, ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे हम उनको डैमेज क्रिएट कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो है कि एलएसी के ऊपर शायद हमारी पोजीशन भले ही इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन इंडियन ओशन रीजन या फिर जो नेवल रीजन है, तो यहाँ पर हमारी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, तो इसको हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही करना पड़ेगा। इसमें भी चाइना, जैसे हमने देखा चाबर वाला केस के, कैसे धीरे धीरे एक्सपांड हो रहा है, तो वी हैव टू बी बिट केयरफुल अबाउट इट। तो ये 3 पॉइंट्स थे। कल जो मैंने प्रश्न पूछे थे उनके आंसर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। आज का question number 1, question number 2, and that's all from my side. I will see you tomorrow. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.